सीढ़ी के ऊपर लगा बल्ब इसके आधे ही जल गया। वो तेजी से चकरदार सीढ़ियां उतरने लगी। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। आखिरी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से डिगी घास पर तेज से चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा गहरा सोचाया हुआ था। वो सीने पर बादल लपेटे सर झुकाए रोती चली जा रही थी और इसे पता था कि वो एक जिंजीर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ों की ढलान उतरकर सामने सियांची की मसनूई झील थी। झील अब खासी भीग चुकी थी, फिर भी वो फासले फासले पर बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से इसका सांस फूल गया था। पतली टी शर्ट में सर्दी लगने लगी थी। ढीला हो चूड़ा आधा खुलकर कमर तक आ गया था। वो थकी मांदी सी घास में बैठ के उसी स्लीपर से पाँव निकाल कर ठंडे पाँव में डाल दिए। वो खुद हो कोई अजियत की इंतहा थी। घुटनों के घर बाजू उलट कर सर नीचे झुकाकर एकदम से बहुत फूट फूट कर रोने लगी। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदनी का बड़ा सा वर्क स्याह पानी पर तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ें वक्फे वक्फे से सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरह फिसल कर झील की चांदनी में गुम हो गए तो इसने कदमों की चाप सुनाई। कोई इसके साथ आकर खड़ा हुआ था। इसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जबे में हाथ डाले लब काटता संजीदा सा इसके साथ खड़ा था। सॉरी हिया, मैं तो माजरत करने आया था कि इस रोज काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव किया, मगर वो चुपचाप बेआवाज रोती रही। इसे देखती कि आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी दान नस्तन में बहुत तेज चढ़ रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ निकल दिया। तुम्हारी सारी रियाजत साया कर दी। शायद वो सिर्फ जंजीर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद इनके दौलत की। वो भी कुछ भी सही या गलत समझ नहीं चलना चाहती थी, मगर मैं मदावा कर दूंगा। मदावा इसके बहते आंसू पल भर को थमे। हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा जंजीर ब्रेड हाउस बना कर ला दूंगा और इसका दिल चाहा वो फोड़ फोड़ कर फिर से रो दे। माई फुट। जहाँ सिकंदर वो झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकाल कर स्लीपर में डाले। मेरी जिंदगी में जंजीर ब्रेड से बड़े मसाइल हैं। और तेजी से पलटी तो ढीले जोड़े का आखिरी पल भी खुल गया। वो सारे पुल अबशार की तरह कमरे पर सीधे गिरते गए। वो तेज तेज कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जहाँ लिप काटे इसे दूर जाता देखता रहा। वो तक्की से टेक लगा पाए लंबे की कमर में लेटी थी। दोनों हाथ से मोबाइल थामे गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पर टाली मुंह पर तकिया रखे सो रही थी। चिड़ी स्टडी रूम में थी। खदीजा नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठी ने मेज पर रखे लैपटॉप की कुंजियों पर उंगली चला रही थी। हुसैन के बर्थडे जंजीर हाउस टूटने से खराब नहीं हुआ था। इसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन की वजह से खराब हुआ। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। इसका कसूर नहीं था, इसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम इस टूटे खंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। इसे एक दूसरे के चेहरों पर मिलते, इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते, कुछ न कुछ करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना अमर छोड़ जाते हैं। इंसानों को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जंजीर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाई। डीजी तेजी से कुछ टाइप करती कह रही थी। या इसी तरह बबल चपाती मोबाइल के बटन दबाती रही। तुम्हारे जाने के बाद सब से इतने शर्मिंदा थे तो मत पूछो किस तरह मैंने भी वो मश्क सबको मनाकर हसीन से कैट कर उठवाया। वक्तन हया का मोबाइल बजा तो डीजी खामोश होगी। हया ने लब बीजी स्क्रीन को देखा। वहाँ जहाँ का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद न कर सकी। क्या है? इसने फ़ोन कान से लगाकर आहिस्तगी से कहा। अभी तक खफा हो एकदम इतनी अपनाई से पूछने लगा कि वो लब काट करेगी। हल्के में आंसू का गोला सा अटकने लगा था। खफा होने का इख्तियार अपने के पास होते हैं, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने नहीं दिया। इतने लम्बा मुकालमा मत बोलो मुझसे। अब तो सर्दी में नहीं खड़ा हो जा रहा, फौरन बाहर आओ। वो एकदम उठ बैठी। तुम कहाँ हो? आंसू गायब हो गए। तुम्हारे रूम के बाहर बालकोनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यही हो? वो फोन फेंक कर उठी होते जिसे सड़ियाँ फलांगती नीचे उतरी। वो दौड़ कर दरवाज़ा खोला और बालकोनी की रिंग से टेक लगाई। सीने पर बाजू ले बैठे खड़ा था। इसे देखकर मुस्कुराया। उफ! जहाँ खिया दरवाज़ा बंद करके इस्तकाई। इसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और बालों को फिर से ढीला जूड़ा बांध लिया था। आंखों हमवाज मतवन थी। कब से खड़ा हुई इधर? वो हफ्की से कहती इसके साथ आ खड़ी हुई। जब से तुमने बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में जंजीर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर ना जाऊँ। चाहे तो नहीं पिलाऊंगी। वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि सारी तलखी बुलाकर हंसती। आओ तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी।
وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے اور ہم یہیں پیے کر پڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہمیں بھی۔ اور شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتے ہی نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود اف یہ ڈی جی کے سنہرے اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کینٹ کی کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، ڈیچکی ڈھونڈ ڈانٹ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پر چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسے ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط لگتے تھے، کام کے، محنت کے، مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیلے پر رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے دو، جہاں میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہو تو اب تک نہ کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا، خود ہی دیچکی میں ڈال دیا۔ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا۔ جینس اور جوگرز پہنے، سویٹر کی آستینیں کھلنے تک موڑے، وہ ٹاکس اسکرٹس کی میٹرو میں موجود اس ایگزیکٹو سے مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جی جو خواص واسطہ سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج کے۔ اوہ، السلام علیکم۔ جہاں کو دیکھ کر وہ گڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جہاں نے پلٹ کر سے جواب دیا، تمہارا فون۔ وہ حیا کو تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مس کال، ترکی کا کوئی غیر شناسی تھا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر سے بجا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترک کا نمبر تھا۔ اس بار اس نے کال وصول کر لی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تسبیت تھی۔ حیا، سلمان بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں، اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی۔ وہ شائستہ اردو میں کہہ رہا تھا، اس کی آواز میں ممبئی کی واسیوں کا تنکا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی پلکیں اٹھا کر جہاں کو دیکھا، وہ غور سے اس کی چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، مگر آگے سے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ وہ فون کان سے لگائے بولا تو اس کے چہرے پر بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا، شاید دوسری جانب سے کچھ بولا نہیں رہا تھا۔ جہاں لب بیجے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا، بند کر دیا۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچی، مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا، وہ اب سمجھ چکی تھی۔ ہوں، تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چمکا، وہ پھول پتہ نہیں کون۔ اس نے شانے اچھلائے۔ جانے دو، ہر اس مین پر ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچتا وہ بولا، کس مسئلے کا حل جہاں سکندر کے پاس نہ ہو؟ اسے ممکن نہ تھا۔ بلا جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا، مگر سر ہلا کر پلٹا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائڈ پر لگا کر جیب میں ڈالا، وہ سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈالا۔ اور اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کوئی محتمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑی ہوئی چائے پینے کی عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چمکا، میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اب 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے، اسے جیسے کوفتی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے بار بار چولہے کو سوچی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن دھل گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تمہارے، اب تمہاری زندگی کے اگلے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو اوپر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کینٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی ہے تمہاری، مسئلہ کیا ہے تمہیں سوائے اس بیکار چولہے کے؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دباتے جو کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، اس کا کوئی حل نہیں، یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنچوں کے بیٹھ زمین پر بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہاں رہنے دو، میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، وہ ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھا کر گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ لا کر رہا تھا۔ وہ جہاں ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے اور پھر کسی کی نہ سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کی تسمے کھولتے جہاں یاد آیا، اتنے مسکراہٹ دبا کر اپنا ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے بے حیا نے سوچا کہ وہ اتنا امیر نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عموماً تصور ہی ہوتا ہے کہ وہ خاصا دولتمند ہوں گے، جبکہ جہاں اور پھپھو کے برعکس محنت کش اور ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔
वो वापस आई तो वो छुरी से ही शुरू हो चुका था और पाइप सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोलने बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लीप के साथ टेक लगाई खड़ी ऐसे काम करती देखती रही। वो दाएं घुटने बेल पेच पे जमीन पे बैठा पाइप के दहाने से बीच से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स इसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सब्र रमेश पल से बैठे और फिर वो फातहाना अंदाज में हाथ जाते हो उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बुझेगा। इसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरा के तौर पर चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की तेली इसी पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना, जहाँ से करना ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो सिपाही में स्मगलिंग भी गैर कानूनी है मगर स्टूडेंट करते हैं, स्मोकिंग भी गैर कानूनी है मगर करते हैं, ड्रग्स भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट वो भी करते हैं, और कमरे में छोटे चूल्हे माइक्रोवेव्स रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं। सो तुम भी अपनी मर्जी से करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़े बड़ी लापरवाही से बोलो तो हंसती। इसे अपने सर्वे फॉर्म याद आ गया। तुम सपांची से पढ़े हो, ये इतनी मालूमात है। सांची से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ना चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिट सेंटर से पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। मातम वो जब भी अपनी कम आमदन या कम का जिक्र करता है, इसके बजाय मुस्कुराते चेहरे के पीछे उदासी सी होती थी, एक एहसासी कमजोरी या फिर शायद इसका वहम था। खैर हिया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की तेली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ इसने पहले से ऐड कर रखी थी और वो छलनी रख कर चाय उंडलती भी। इस वीकेंड पर डिनर करेंगे साथ। इसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी कर दहाने से फिसल कर प्याली पकड़ इसके हाथ पर गिरी, मगर वो बेहद हैरत से बेयकीनी से जहाँ को देख देगी। अच्छा नहीं करते, गलती से कह दिया और जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं मेरा मतलब है ठीक है श्योर, मगर कहाँ। वो जल्दी से बोली, मैं बातों ने कुछ गलत ना समझ ले। फिर अपनी जल्दबाजी पर खफत हुई। अस्तकाला जज्सिया में कहीं भी तुम्हें बस टॉक्स पर उतारती है ना। हिया ने इसकी प्याली उठाकर दी तो इसके सरे के ज़रा से स्वार के साथ थाम ली। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर इसके बामुकाबल स्लिप से टेक लगाई खड़ी होगी और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं भी तुम्हें टॉक्स से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे। ठीक। वो गूंद पड़ते हुए मुस्कुरा दी। जब वो इसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकोनी की बत्ती होश से जल उठी। उस रिंग की तरफ बढ़ ही रहा था कि होले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहाँ ने पलट कर से देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवा कर, चूल्हा ठीक करवा कर और चाय के 2 कप बनवा कर तुमने भला आखिर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सो सकूंगा। वो गया बहुत तशकीर और एहसानमंदी से बोला। वो खफत से हंस दी। कहा ना सॉरी मुझे भी करनी चाहिए, मगर वो मैं डिनर पर करूँगा। उदार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे शार्प, मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हिया सीने पर बाजू लिपटे खड़ी से जाता देखती रही। जब इसकी कार नजरों से ओझल हुई तो कमरे की तरफ मुड़ी। बालकोनी की बत्ती बुझ गई। सारे में तारीकी छा गई। डीजी वहाँ कुर्सी पर बैठी लैपटॉप से बैठ कुछ टाइप्स कर रही थी। वो जहर लब कोई धुंध गनाते हुए कमरे में दाखिल हुई और अपना बैंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजी ने मसरूफ से अंदाज में तबसरा किया। सो तो है। इसने बिस्तर में लेटकर डीजी को देखते हुए जवाब दिया, ये वही फूफू का बेटा है ना। डीजी स्क्रीन को देखती लैपटॉप की कैंचियों पर उंगलियां चढ़ा रही थी। वही शादीशुदा। हाँ, इसके लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट दर आई। अच्छा। डीजी मायूसी से खामोश हो गई। हिया ज़ेर लब वही दोन कना आने लगी, मगर मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन में साथ ही था जिसमें इसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। इसकी बीवी इसके सामने जानब पश्त की चूल्हा जला रही थी। वो भी इसी की तरह थी। दराज कद, घुंघरैले बाल, स्याह बाल और एल हब्श की सी महसूस मोटी सी आंखें। डॉक्टर क्या कहता है? वो चूम कर पलटी, फिर इसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी होगी, इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। वो खामोशी से खड़ा सुनता रहा। पैसों का इंतजाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पूंछती हाशिम दिखाई और परेशानी से इसका चेहरे देखे। नहीं। हाशिम ने गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। तो अब क्या होगा? हमें इन्हीं चंद हफ्तों में 1000 लेट्स जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी तो क्या कहते हैं? वो बेकरारी से बोले, नहीं देगा, वो कम में कर रहा है, बस इसकी कीमत देगा, ऊपर एक रेश भी नहीं।
क्यों इतना तो पैसा है, सिपात पूरा महल तो खड़ा कर रहा है बेवक अड्डे में, फिर हमें क्यों नहीं देगा? वो कहता है इसने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा, और फिर मजीद किसी खाते में दे। मैंने अभी तक इसकी पिछली रकम नहीं लौटाई। हाँ तो वो हारिस के इलाज पर लग गए थे, कोई जुआ तो नहीं खेलते हम। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ा कपड़ा मेरे सर दे मारा। वो नहीं देगा, मैं क्या करूँगा? बेहद मायूस था। मुझे नहीं पता, हाशिम कहीं से भी हो तुम पैसों का बंदोबस्त करो वरना हारिस मर जाएगा। हाशिम ने बेचारगी और कर सर झटका। हाशिम कुछ करो, हमारे पास दिन बहुत कम रह गए, हमें पैसे चाहिए हर हाल में। करता हूँ कुछ। वो शिकस्ती के आलम में आया। इस तरह वो वापस लौट गई। इसकी स्याह पेशानी तफकर की, लेकिन उनका जाल बिछा हुआ था। वो चाल में मायूसी वालिया थी। वो मुतज़्ज़िब सी उंगलियां मरोड़ती खड़ी इसे जाते देखती रही, फिर एक नज़र बंद कमरे के दरवाजे पर डाली जहाँ इनके बेटा सो रहा था, और झटक कर वापस सिंह की तरफ पलट गई जहाँ बहुत से काम इसके मुंतज़िर थे। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो ऐसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी, और दरवाज़ा बंद करके आगे आई और हिया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत और बहुत मशकूक निगाह से इसे देखा। इसके हाथ में मस्कारा ब्रश था, और वह आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों से ब्रश मिस कर रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सी आई शेड और लबों पर चमकती गुलाबी लिपस्टिक, और बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूं सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आधे बाल कानों के पीछे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पर इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे। वो जो फ्राक इसने पहन रखा था, इसकी पट्टी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और इस पर भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे भी लंबे फ्राक की गलियां स्याह थी। टखनों से जरा ऊपर झलकता पजामा भी स्याह था। इधर की तैयारियां हैं। डीजी ने इसे सर से पाँव तक देखा। डिनर की इसने लव ग्लॉस की चंद कतरे लबों पर लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिस करके बोली, किसके साथ? जहाँ के साथ। बेसात लबों से फैसला। लम्हे भर को वो चुपोगी, फिर लापरवाह से शाने उछलाई। वैसे वो शादीशुदा है। अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकोनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डाल के इसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर बुलाते हो। तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो, फिर सोच लो वो अब भी शादीशुदा है। मकम्मत हंसते हुए कुर्सी पर बैठी ओजो कर अपनी स्याह हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा कर रहूंगी। डीजी मुंह पर हाथ फेरती अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हया ने गनगनाते हुए मेज पर रखा अपना छोटा सा सुनहरी क्लच उठाया। वही दावर बाई की मेहंदी वाला क्लच जो इसने जहाज में भी उठा रखा था। इसे वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अभी खुला तो अंदर एक ही तय किया हुआ जेंडिक कार्ड था और तफसीलात का लिंक कार्ड भी रखा था जो इन्होंने अबू धाबी में खरीदा था। इसमें मोबाइल पैसे से ऊंची था आई डी कार्ड अंदर रखा था। क्लच छोटा था, हालांकि दिया गया मोटा बिंदा मोबाइल भी इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा में चलती हुई गई हैंग्स पर लटका अपना सफ़ेद नरम कोट हाथ से खींच कर उतारा बाहर। लिपकी बारीक लंबी हील से पथरीली सड़क पर चलते हुए इसने कोट सीधे की ओर पहना, फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का टायर टैप्स जरा दूर था, इसे वहां तक पैदल जाना था। वो कोट की जेब में हाथ डाले सर झुकाए थे, सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा इसके गीले घुंघराले बालों को कमर पर उड़ा रही थी। जिस लम्हे वो कोरस स्टाफ के करीब पहुंची, जैसे कोरस दूर सिपांची की गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी कोरस छोटे गी इस दिन हाल है नू तुम्हें बहुत याद आएगी। और इसी पर बेबस और बहुत दुख से इस दूर जाती कोरस को देख सवा की हालत नूर बहुत याद आई थी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जहां सिकंदर को पैगाम लिखा, मेरी कौशल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पर खड़ी हूँ। वो कितनी ही देर वहाँ सड़क पर टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास जवाब देने का भी वक्त या क्रेडिट नहीं था। हारिन की आवाज़ पर वो अपने हाल में लौट आई जहाँ एक स्याह चमकती इसके सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन बंद कर दबा कर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और ज़रा सा चेहरा मोड़कर संभाल गया। मादम सलमान टाकिस स्कोर्स जहाँ सिकंदर तुर्क लहजे में, वो लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो इसने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोल के पिछली नेस पर बैठ गया। वो यकीनन जहाँ का ड्राइवर था वो कि इसने मुलफलर चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और सर पर टोपी भी ले रखी थी जहाँ या बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी। फिर भी इसे गुमान गुजरा कि इसने इस याफाम खबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ ये सोचने का अकल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहाँ का बहुत शुक्रिया मैं पहुँच रही हूँ लिखने लगी। ज़रा इसने निगाह उठाकर बैग मिरर में एक बार 2 बार देखा भी, मगर ड्राइवर ने इसे कुछ यूँ सेट कर रहा था। वह सिर्फ अपने चेहरे देख सकती थी। टाकिस स्कॉट पर तारीकी के पीछे इसने अपने
पर फैला रखे थे, वैसी मुनासिब से हर सौ बत्तियां जगमगा रही थी। पूरा स्कॉटलैंड मसनूई रोशनी से चमक रहा था। मुजस्समा आज़ादी के अतराफ से मुख्तलिफ समत में सड़कें निकल रही थी, वहाँ हर सौ ट्रैफिक का रश था। मुजस्समा आज़ादी को चारों तरफ से घास के एक गोल कते अराजी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की चादर पत्तियां बिछियां हो। हर पत्ती के किनारों की लकीर पर पथरीली रोश बनी हुई है। वहाँ लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्कॉलर्स के मुकाबले एक इमारत की बुनियादी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी, जहाँ सिकंदर इसने उंगली से इसी दीवार के साथ साथ दूर इशारे की, जहाँ सिकंदर की सफ़ेद कार खड़ी थी। यूं कि वह दीवार की इस किनारे पर थी तो ये स्याह कार इस किनारे पर। इसने दरवाज़ा खोला, बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पर रखी, ताकि स्कॉट्स को इसकी हील पसंद नहीं थी। इसे अंदाज़ा था वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बट खोल कर वो झुकते हुए कुछ तारें जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मबलूस हमेशा की तरह आम से हुलिये में कोटों की जेब में हाथ डाले सज करती इस तकाई वो कुछ गनाते हुए इसे एक तार को दूसरी तार से जोड़ रहा था। हील की टिकटक रुका और गर्दन घुमा कर देखा। अस्सलाम वालेकुम था देखकर मुस्कुराते हुए सीधे हो वालेकुम अस्सलाम। मैं तार कोने में क्या कर रहे थे? इतने तारीख होने में क्या कर रहे थे? मेरी कार हर हाथ मौके पर लगा दे जाती है। अभी मसला कर रही है, मैं फिक्स कर लूँगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला, वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहाँ सिकंदर के पास हर मसले का हल होते हैं। और डरे से हंसी, तुम बता पूरे स्कॉट्स पर मुझे तलाशने तुम्हें कितनी देर लगी? वो बस नहीं, तुम्हारी भेजीगी शोफर कार में आई हूँ। डेरे से हंसी, फिर जफर कहाँ से सीख लिया है तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटका बंद कर दिए। हिया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के इस सिरे पर वो स्याहकार इसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कदर बेचैनी से बोली। मैसेज? जहाँ ने जेब से दबाई। मेरा मोबाइल कहाँ था? कहाँ गया? इसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर इसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं, इसने स्क्रीन हिया के चेहरे के सामने की। वहाँ अनबॉक्स खुला था और हिया का कोई पैगाम ना था। हिया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। इस पर पैगाम रुकने का निशान नजर आता है। इसने जल्दी से बटन दबाए थे, वो आउट बॉक्स खोला। इसके दोनों पैगाम वहाँ के रुके हुए थे। ओ बैलेंस खत्म था तो जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता? कोई खास बात थी क्या? वो कार को लॉक करता रहा। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर करवाना है या किसी मुहज़्ज़ब जगह पर? वो बात बदल गई। आंखों से इसकी दिलकश पश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। इसे किसने भेजा? वो कुछ समझने से कासर थी। अगर कार मेरे में इतना वक्त ज़ाया न करवाती तो मैं अब तक किसी रिसोर्ट में जगह ढूंढ चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तकाला स्ट्रेट नामी वो तवील गली डार्क स्कोर के साथ ही हिल से निकलती है। वह हफ्ते की रात थी, सो इस्तकाला स्ट्रेट रोशनी में नहाई रंगों में हुक्मों से सजी रौनक के अरूज पर थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों तरफ में तेज तेज चल रहे थे। गली की दोनों जानब चमकते शीशों वाली टॉप्स और रेस्टोरेंट भी हंसा रखता हुआ आगाज ही में दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनी से मजीद छत पर जमगवाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासर दे रखा था। इस कोने वाली खाली मेज के साथ रखे स्टैंड पर हियान अपना कोट लटकाया, कुर्सी खींचकर जहाँ के मुकाबले बैठी। जर्द रोशनियों में इसके फराक की सुनहरे सिक्के चमकने लगी। इसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो खूनी मेज पर रखे बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरे करल्स और मोबाइल इसने मेज पर रख दिया था। आर्डर मैं करूँ या तुम? दावा तुम्हारी तरफ से है, सो तुम ही करो। इसने जरा सा शाने उछालाए। जहाँ ने मुस्कुराकर सर को हम दिया और मेन्यू कार्ड उठाकर अहमक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दान से दबाए हुए था। हिया ने कदर बेचैनी से पहलू बदला। इस्तकाला जिद्सी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस यूनानी देवी से सिंगार वाली लड़की को सताई से देखा था, मगर यह अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी बेतालकी व बेरही, वो भी इस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजिल का बारीक बनी से ज़्यादा ले लिया करता था। इसे अपनी सारी तैयारी गाह जाती हुई महसूस हुई थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पर खनिया रखे दोनों हाथ आपस में बसाए हिया की तरफ मुतवज्जा हुआ और ज़रा से मुस्कुराया। तुमने मुझसे इस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे रूम ब्लॉक क्यों आया था? वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इसके हल्के से बुरे शेड लिए स्याह बाल नौउम्र लड़कों की तरह माथे पर सीधे कटे हुए थे। वो अमूमन हल्के हल्के गीले होते थे। वो पुरकश आंखों में एक नरम धीमा सा तासर लिए वो अब इतना गुमगो और मुहताज नहीं था जितना वो पहले दिन था। जाहिर है किसी काम से ही आया। गो मुझसे मिलने बाखसूसी, और ये तो ज़रा मुश्किल ही है, तुमसे मिलने बाखसूसी ही आया था।
اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے روم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا تھا۔ اور یہ بات تو امن نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو پتہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ سے تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی مجھے لگا کہ تم اس روز استقالیہ اسٹیٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو، بہت جلد بلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں کماتی بولی تھی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت اسپرٹس نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورانٹ چلاتا ہوں جس کی مالکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورانٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی، یہ چیزیں مجھے بہت پریشان رکھتی ہیں۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورانٹ کی عمارت کی اونر ہے، ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی گیا۔ اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پاتا تو ایسے بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تم اپنی تمام پریشانیوں میں مجھے بھی اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے مجھے کے اسباب میں اسرائیل میں اب بھی خفا ہو اس بات کو قدر توفق سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر ہاؤس مجھ پر اوزار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹرس کی طرف آیا تھا میڈم سلمان، حیا نے سیاہ اٹھایا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کو بوکے میز پر رکھ رہا تھا، یہ آپ کے لیے، ساتھ ہی اس نے نور تہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہ سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکہ یہ معتبر سے انداز میں وہ کاغذ تھاما، اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مودم صاحب، ویٹر سامنے پلیٹ گیا، اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہ کھولی۔ بے صدر کاغذ کی عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی، میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا ہی چاہیے تھا، نہ کہ اپنی کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہاز گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصا سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چوں کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرمجوشی جہاں کی آنکھوں میں متفق تھی، اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں؟ اس کے لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گی، کوئی جواب بھی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اتنے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہاں کی ہاتھ پر رکھا جیسے سطحی پردہ گیس کی پیشانی پر شکن ابھرتی کی رنگے تنگی اولاب بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں طاقت آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور ایک نگاہ میں سمجھ گئی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور وحیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور، میں سمجھی تم نے ڈرائیور کو بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے دفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام ہے لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے ڈوکنزاد میں پوچھا۔ ہاں، نہیں یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کسی نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یا تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھ تمہاری کار سے تھی۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا، بے قصور ہوتے ہوئے اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تم مجھے پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نمکین نوچ کر پھینکا اور کرسی پر دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ میں اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، جہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے گلا یوں ہی ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ چھن کی آواز آئی اور کرچیوں میں بٹ گئی۔ جہاں شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثر دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پر لگا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کی کارروائی میں اس سے جتنے منٹ لگتے تھے اتنی ہی دیر میں اس سے دور جا چکی تھی۔ استقالہ اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا تھا، بازوں پر ڈال دیا تھا، وہ دونوں بازو سین میں لپٹے تھے، سے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔
आंसू मुतवातर इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो इस शोर व रश में ना इसे देख पाई ना ही इसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। स्टकालिया स्ट्रेट के आखिर किनारे पर मुड़कर टाक्स स्कॉट में दाखिल हुई। बिल्कुल सीधी में चलती हुई टाक्स पार की तरफ बढ़ गई। तारीख पार के एक गोशे में वह सेंगी बेंच पर वीरान पड़ा था। वो गिरने के अंदाज में इस पर बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रो दी। अना खुददारी, इज्जत नफ्स, अपनी ज़ात के वक़ार के वह सारे इसबाब जो वह हमेशा खुद को बढ़ाती और याद दिलाती थी, आज बहुत ज़िल्लत के साथ चकनाचूर हुए थे। कोई शख्स कब इसको यूं जलील नहीं करता, यूं बेमौल बेवक़्त नहीं करता, इसे एक मौका भी याद ना हुआ। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था। हर कब तक यूं चलेगा। बहुत गिरा लिए इसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमौल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब इससे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फेरी। रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। इसने गोद में रखा स्लोरी क्रच खुला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर वो मोबाइल तो इसमें पूरा ही नहीं था। तथा वो मेज़ पर रखा था और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्क वाला पेंडा मोबाइल और स्मार्ट में छोड़ आई थी। इससे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जगह हाथ से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हामती हुई वापस स्टकालिया स्ट्रेट रेस्टोरेंट का दरवाज़ा निकल के अंदर दाखिल हुई। तो कोने वाली मेज़ खाली थी और दौड़ कर इस मेज़ तक की और उधर चीज़ें उठाकर मोबाइल तलाश किया, मगर कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की किरचें अभी फर्श से उठा ली गई थी। प्रॉब्लम मैडम, वो आवाज़ पर पड़ती वहीं बादर वेटर जिसके नाक पर मोटा सा तिल था, मुतफिक्र सा खड़ा था। वो बुके इसी ने ला कर दिया था। मेरा मोबाइल था इसमें। पर वो परेशान से गुरमुराली लेटें कानों के पीछे उठते हुए बोली। वो मेज पे चीज़ें भी इधर से उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान करा कर गई तो आपके साथ जो साहब थे, इन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा कि अगर आप आए तो मैं बता दूं कि वो हफ्ता इन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बताया। ओ अच्छा। इसने तने हुए साहब ढीले पड़ गए। मिलने का एक बहाना वो चला गया जी। वो बिल पे करके फौरी आपके पीछे बाहर दौड़े थे, आपको नहीं मिले। नहीं शुक्रिया। वो फूलों के मुताबिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकली। इस्तेकालिया स्टेट पर कदम रखते हुए इसने कोट पहन लिया। अब इससे काफ़ी देर तक टॉक्स स्पोर्ट्स पर कोरिस का इंतज़ार करना था। डीजी खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर बुला रही थी। बटनों की टू ने ड्रीम रूम की खामोशी ज़रा से तराश में देखा। कार्ड का सब्ज बटन दबाने से पहले ही नज़र उठाकर पे मुकाबले बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मुतवज्जह थी। मगर हया, मैं इसे कहूँगी क्या? यही हया को अपना मोबाइल चाहिए और वो इसे वापस कर दे, मगर वो वापस कैसे करेगा, ये इसका मसले है। तुम काल मिला। वो हिलाकर बोली। डीजी ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया, फ़ोन अपने लबों के करीब ले आई। दूसरी तवील घंटियाँ जा रही थी। वो दोनों दम सादा घंटियाँ सुनती रही। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, इसी के मोबाइल पर कर लेते हैं, शायद इस पर उठाए ही लेता, वही कॉल उठा लेगी। हेलो, वो जहाँ ही था। अजली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डीजी खतीजा बोल रही हूँ। 10 जहाँ नतीजा ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है यार। स्पॉट में बोल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों की बोलने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो रिसोर्ट में था, मुझे पता है, इसलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरा सांस लेकर बोला। हिया किधर है? वो मसरूफ़ थी तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बातें करते हुए डीजी ने एक नज़र हिया पर डाली, जो दम सादा कुर्सी के किनारे आगे होकर बैठी से देख रही थी। जी कहिए। बात यह थी कि मैं और हिया कल प्रिंस आइलैंड शहजादों के जजीरे जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़े जजीरे भूखे ऐड जाएंगे। हया ने समझी से उलझ कर से देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाकर रोका, मगर वह मस्जिद से कही जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास ही रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजी जलील। वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चलाई और डीजी की खूनी मरोड़ी, मगर डीजी अपने हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा, तो परसों सुबह चलते हैं। शी नहीं। वो हाथ से इशारा करती इसे पास रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाने हो कह रहा था, फिर जुमे को मेरी एक अहम मीटिंग है और वो अड्डे में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ ही होंगे, डीजी ने मायूसी से कहा। तो दूसरे जाना जमना में खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को मैं वाकई फारग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ, जैसे बादल वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली कोर्ट से गदी गोई की बंदरगाह पर पहुँच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले हमारा वहाँ इंतज़ार कीजिएगा। वहाँ से हम फिर इकट्ठे फ्री में सवार हो गए। ठीक मैडम। ओह हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपका एहसान तामुर याद रखूँगा। वो ज़रा सा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद करके वापस आई तो हया खामोशी से घूर रही थी।
डी जी वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाजे मेज से मेज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी इसे साथ चलने का, कहने की हम अकेले भी तो जा सकते थे, क्यों न हम, क्योंकि मुझे इसके शादीशुदा होने में भी अभी तक शक है। वो अब एक सफ़ा पर रोके बगौर तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इसका कमोल में वो बददिली से पीछे होकर बैठी। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता इसका शायद। मैंने इस मौजू पर कभी बात नहीं की। वैसे भी जहाँ का निकाह बचपन में ही हो गया था, अब पता नहीं इसे खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद पप्पू ने इससे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती है तुम भी। डीजी ने हल्की से चेहरा उठाकर से देखा। आज के दौर में कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हो और वो इससे इल्म ना हो। यकीनन इससे पता होगा, मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हो, मगर तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजी फिर मुस्कुराहट दबाई रसाले की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ था। वो आहिस्ते से बोले। डीजी ने झटके से सर उठाया। यानी ओ गॉड, तुम इससे निकाह हुआ था तो वो तुम्हारा क्या लगा? तेले मामू लगा। वो बिगड़ कर बोली, अपना बैंक की तरफ बढ़ गई। ओह माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजी अभी तक यकीन थी। अब बता दो दी है ना, अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंप्स नहीं जाऊंगी। वो पर अपने बिस्तरे पर फिर से लेट के कमल मुंह पर डाल दिया। बहुत जलील हो तुम हिया, और गॉड वो तुम्हारे हस्बैंड है। डीजी अभी ठीक से हैरान भी ना हो पाई थी कि घड़ी पे निगाह पड़ी। अरे 8 बजी है। वो मैगजीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोली और चेहरा बाहर निकाल कर लबों के गिर्द दोनों हाथों का गोला बनाया और आवाज़ चलाई, गुड मॉर्निंग डीजी। दूर से नीचे से किस लड़के ने जवाबी हाँग लगाई थी। ज़रा ली और चल कर ऊपर जोर चलाई। जब मुझे सोने दो। खयारन तक ये खींच कैसे दे मारा, मगर वो इस खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर ही रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वही तीसरी सीढ़ी पर रुकी। फाइलों किताबें दूसरे हाथ मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंगारता हुआ मोबाइल बाहर निकला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला मोबाइल था। दूसरा मोबाइल जहाँ के पास होने की बाइस वो आजकल इससे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पर का कोई गैर शनासा नंबर आ रहा था। नंबर किसका था इसे कदा याद ना था। नंबर याद रखने के लिए इसे बहुत चोर थी। इसे अपने पाकिस्तानी नंबर तक के आही दो हिंसे भूलते थे। वो तरक्की वाले तो खैर से सिर से ही याद ना थे। हेलो वो फोन से लगाए थे हुए वहीं सीढ़ी में बैठ की कंधे से बैग उतार कर एक तरफ रखा। जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं, है अबा इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी भी थी और नहीं भी, मगर इसका आलूज उतार चढ़ाव अंदाज़ा सब शनासा था। वो लब बीजी अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। क्योंकि वह पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं न कहीं मुंबई के किसी निचले तबके के शहर की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आराम वही तो चाहते ही क्या है? मिलना चाहता हूँ, बताओ क्या ये मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर लहर दौड़ गई। हथेली बेहतर भी सीने में बेगी में नहीं मिल सकती। क्यों? जिस खूनकाल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफर की थी, इसमें गालबन इन्होंने वो कड़े का जिक्र किया था। प्रिंस आइलैंड्स, शहजादों का जजीरा। क्या आप नहीं आ रही? तो इसकी कॉल स्ट्रेप कर रहा हो तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पर कॉल की थी, क्योंकि वह तुर्की वाला फ़ोन के जहाँ की तवील में होने के बारे में जानता था। मैं वो कड़ा नहीं जा रही। आइंदा आपने तो मेरा पीछा न करें और ना ही मेरे कॉल ट्रेप करें, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? इसने चलाकर फ़ोन कॉल से हटाया और सुर बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब यह शख्स मेरा पीछे छोड़ेगा। समुद्र की जाग भरी नीली लहरों से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फिरली की बालकनी में खड़े सामने समुद्र देख रही थी, जहाँ कदरे झुक कर की रिंग पकड़े खड़ा था और यहाँ गर्दन सीधी उठाए लब बीजे सामने उफ़ रह रही थी। डीजी अभी अभी के किरम लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी। सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छाई थी। और जब से गदी गोई की बंदरगाह पर फिरनी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फिरनी वैसे भी कच्चा कच्च बड़ा था। जगह ढूंढने में नहीं इतना वक्त सिर्फ होता था। फिरनी की नीचे मंजिल जो चारों तरफ से शीशे से बंद थे, पर चढ़े तमाम सोफे और कुर्सियां बड़े थे। सो वह बलकानी मंजिल पर आगे और ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहतता, जहाँ हर तरफ सोफे और कुर्सियां थी, मगर एक नश भी खाली न थी। इनको भला आखिर फिरनी के किनारे पर बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। और इतनी तंग थी कि समुद्र की जानब रुख करके भी एक वक्त में एक बंदा ही रिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की ग्रेली लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाईं तरफ के कोने में थे। हवा बेखद सर्द थी, फिर भी जहाँ स्याह स्वेटर की आस्तीनें खूनी तक मोड़े हुए था, मगर इसे बेखद सर्दी लग रही थी कि इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था।
सॉफ्ट स्याह स्टूल को सख्ती से कंधों के गिर्द लिपट कर बाजू सीने में बांध रखे थे। Give me some sunshine, give me some sunshine। यहाँ के बाईं जानब रिंग की पकड़े इंडियन लड़कों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थी। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और इनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो स्टेडी तौर पर स्टम्बल आए हुए थे और चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाए आवाज बुलंद लहकर गीत गा रहे थे। तुम इस रोज बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तकारिया स्ट्रीट में तुम्हें ढूंढता रहा। और रिंग पर जोगा समुद्र की लहरों को देखते हुए कहने लगा, तो ना ढूंढते। या ने बेनियाजी से शाने उछलाई। हवा इसके बाल उड़ाकर जहाँ के कंधे को छोड़ रही थी, मगर वो इन्हें समेटने की तकल्लुफ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा जहाँ ने गर्दन मोड़कर हैरे से देखा। वो तने हुए नकोश के साथ सामने देखने रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें खुद शर्मिंदगी नहीं तो मैं क्यों दिलाऊं? तुम मेरी जगह कोई भी होता तो यही पूछता। मुझे किसी से और कोई सरोकार नहीं है। सीगोल का एक गोला सा बड़बड़ाया और इसके सामने से गुजरा। जहाँ सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फजा में उछाला। एक बड़े से सीगोल समंदर बगले ने फजा में ही गोता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वह खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही। पानी भी गुलाबी जिली फिश तैर रही थी। इसके सिर पानी के अंदर ही था, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह देती। क्या ये मेरा भी इतना ये हक नहीं है यहाँ कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर इससे जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैं भी नहीं जानती कि वो कौन है। आज वो जहाँ के लिए वही ख्या सलमान बन गई थी जो हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुकाया था, अब इसी के सामने उठना भी था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां लहक लहक कर गा रही थी। डेजी भी कहीं इनके साथ थी। अच्छा सॉरी। वो रुख मोड़ कर इसके बिल्कुल मुकाबले खड़ा हो गया और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। यानी निगाह उठाकर इसे देखा तो वो जरा सा मुस्कुराए। एक लम्हा लगा इसे पिघलने में और पिघली हुई मोम का ढेर बन गई। बहुत देर से मुस्कुरा दी, खुद से कहे सारे वादे भूल गई। ओके, इसने रोटी का टुकड़ा खींच कर थोड़ा और उड़ते हुए बगले की समझ फेंका। इसने इसे फजा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्क बहुत खूबसूरत है जहाँ, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं। और वो रोटी के टुकड़े की फिजा में उछला रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो उकड़े बदलिहाज बदतमीज बद तहजीब बेमर्द उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के। वो कहती गई और बेहतियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? या सलमान खूब हंस कर वो बोला था, कम अज कम तुर्कों से तो बेहतर है। इसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूर उछला दिया जहाँ भी अभी तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां इसी तरह मगन सी गा रही थी। वो तीनों साथ साथ वो काटे की तरह इस पल खातिर सड़क पर नीचे उतर रहे थे। या एक हाथ से स्टूल और दूसरे से उड़ते बालों को समेट कर पकड़े हुए चढ़ रही थी। इसे यूँ लग रहा था कि वो पुराने ज़माने में वापस चली गई है। कदीम जजीरे पे वो जो सारी दुनिया से अलग थलग समुंदर के दरमियान वाक़ था। वो सदियों पुराना शहजादों के जजीरे थे और वो खुद को कोई अमर होती हुई शहजादी लगती थी। शहजादों जजीरों या प्रिंस आइलैंड्स तुर्क में अदरार या अड्डा यानी जजीरा, लार यानी शहजादों के मरमरा से समुंदर में करीब करीब वाक़ नौ जजीरों के गिरोह को कहा जाता है। गया है वक्तियों में सलातीन अपने तख्त व ताज के लिए खतरे लगते शहजादों को जलावतन करके इन जजीरों पर भेजा करते थे, जिससे इनका नाम प्रिंस आइलैंड पड़ गया। बोक अड्डा इनमें से सबसे बड़ा जजीरा था। बोक यानी बड़ा और अड्डा यानी जजीरा। बोक अड्डा दुनिया का ट्रैफिक रश और महंगाई से दूर एक पुरसकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें, दूसरे ऑटोज नहीं होते थे। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और बगियाँ थी या फिर बाईसाइकिल। लीजिए, और जहाँ इससे चंद कदम आगे निकल गए वो कदीम ज़मानों की रोमांस में खोई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें कर रहे थे। अब इनमें हासिल बेतकलीफ़ी हो चुकी थी। जहाँ इसे रेस्टोरेंट के मतलब कुछ बता रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालिबन 150 इकसाम के, और ये रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतवजी से इनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट में गिरी थी। इनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तले कुर्सियाँ और मेज़ बिछी थी। सियाहियों का एक हजूम हर सो फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेहतर देखने के लिए रुक गए। सियाहों के दरमियान खड़ी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी और गहरे पजामे बगैर आस्तीन फराक मुबड़े से घुंघराले बाल कंधे पर आगे को डाले हुए थे और रेड कारपेट पर खड़ी किसी कार की तरह कमर पर हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाई खड़ी थी और इस दायरे में खड़े सियाह कटाकट अपने कैमरा में इसकी तस्वीरें में
कर रहे थे। हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती और चेहरे पर मासूमियत ताहिर की, कभी आंखें मटमटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सिकुड़ती। शायद ये एक दो स्याह इसकी तस्वीरें बनाने रुके होंगे तो देखे देखी मजमा लग गया होगा और वो ODG भी फ़ौरन अपने कैमरे निकाल कर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई थी। इस बच्ची को पोज इतना प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना के भी इसका दिल नहीं बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद हिया ने लम्हे भर को तफक्कुर करते हुए अपना चेहरा उठा देखा, जहाँ साथ ही खड़े लब बीजे कदर नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने उछलाकर फिर से स्याहों के झुमके में खड़ी बच्ची की तरफ मुतवज्जो हो गई। यार उम्र देखो इसकी और एक्शन कैसे मार रही है। डीजी हंसते हुए तस्वीर खींच रही थी। दफ्तर मजमे को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। इसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर बुरा सा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर लपटा रहा। इसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें बूढ़ी सब और 16-17 बरस की लगती थी। बाईं कोनी इसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे में तेवर लिए आगे बढ़ी और सख्ती से इस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबरा कर पलटी और जैसे ही इस लड़की को देखे इसके लबों से खोले से निकला आयशा गुल। वो जवाब वो बुरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई इसका बाजू पकड़कर मजमे से रास्ता बनाकर इसको ले जाने लगी और तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फौरन पीछे हटते चले गए। रेड कारपेट शो खत्म हो चुका था। बच्ची अभी मज़ाहमत करती चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आशा गुल था मुसलसल बोलती हुई इसे लेकर जा रही थी। इसकी बुरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हिया गर्दन मोड़कर इनको जाते देखती रही। आओ तो मैं अपना वो कड़ा दिखाता हूँ। जहाँ की आवाज़ पर वो चुमकी फिर खफत सर झटक के इसके साथ आगे बढ़ गई। जहाँ ने एक बगी रोक दी थी। जीडी ने अलबत्ता 4 लेस अर्ज फी घंटे के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो इसी सवार पर सवार हो रही थी। हिया बुकी के करीब आई तो जहाँ ने एक तरफ होकर रास्ते जो शाहाना सी बगी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था, इसके साथ बगी भानगाम थाम बैठा था। पीछे वो खूबसूरत सी 2 अफराद की बैठने की नेश्त बनी थी जिस पर सुनहरे नक्श व नगार बने हुए थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी मुहम्मी शान नेक्स्ट नहायत गजा थी। वो दोनों ही एक साथ ही इस पे बैठे। बगी भान ने घोड़े की दौड़ जर सी बाग लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पर इसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं। हिया ने गर्दन इसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो इसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग अच्छे हयागिरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। सड़क दूर सब्ज दरख्तों के तार से खड़ी थी। चंद पर पीले जर्द पत्ते सड़क के किनारे पर बिखरे पड़े थे। दरख्तों के दोनों कतारों के दरमियान बिगी सुस्त रोई के साथ आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखे दही रिश्वत जनी कत्ल वगैरह तो बहुत सी बुराइयाँ में बलूस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुले आम किया जाते हैं। मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जहाँ सिकंदर हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदरे तफुक से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं। मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चूका फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दे। शायद क्या नहीं होता तो है। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। इस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स ब्लास्ट से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बड़ा मंजिल था। वो खून टूटा कांच जली हुई दीवारें। इसने याद करके जैसे चर्चिल ली तो सिक्योरिटी अदारे क्या करते हैं। लगता तो नहीं है कुछ करते हैं। तुर्की के लोग कैसे होते हैं। मैं तो एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, वर्किंग क्लास में एक मजदूर सिर्फ शख्स जिसको मसरूफियात के पास घूमने फिरने का वक्त भी नहीं मिलता और बावजूद इसकी कि मेरे घर से वो अड्डा तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर होगा। मैं 3 साल में बाद इधर आया हूँ। वाकिफ ने हैरत से आंखें चुपकाई। हाँ ने शाने उछला दिए। वक्त ही नहीं मिलता। मैं बेहस के लिए रेस्टोरेंट में वर्कर्स कम से कम रखता हूँ और सो इसके लिए काम बोझ बढ़ जाते हैं। इस तरह स्क्रीन को दबाते मुसलसल काम कर रहा था। बगी सड़क के दीवान से नीचे उतर रही थी। बलखाती सड़क के दोनों तरफ बहुत खूबसूरत बंगलों कतार थी। सड़क के किनारे कुत्ते टहलते फिर रहे थे। ये तख्त कमज़ोर है। दफ्तर जहाँ ने अपने जोगर से नीचे मौजूद तख्त को थपथपाते हुए फिर जोगा, प्लीज़ जहाँ सारी दुनिया की टूटी चीज़ें तुम्हारे हैंड नहीं हैं। अच्छा वो जुग रहा था। कदरे खफकी से सीधा हुआ। फिर से मोबाइल पर कुछ लिखने लगा। फ़ोन रख भी दो माधव। आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं और अगर एक दिन का ऑफ ले ले तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेरी हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन देयर मूव भुगतने पड़ते हैं। वो
یہ بھی جانتا کہ ان تمام محنتوں کے باوجود اگلے 10 سال تک بھی بوک اڈے کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پر حیا نے لاشعوری طور پر سڑکیں دونوں طرف بنے بنگلوں پر نگاہ دوڑائی۔ ایک لمحے وہ ٹھٹک کرے گی دائیں طرف، جہاں کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے بگی ہوئی گل رہی تھی وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزل سفید اونچے ستونوں پر محل یوں شان انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ویر شیر اپنے پنجوں میں بیٹھا ہو۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کے گیٹ پر نام کی ایک تختی لگی تھی جس پر قدیم لاطینی ہجوم کے اندازے میں لکھا تھا اے آر بادشاہ۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی اس کے اندازے پر۔ جہاں نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکہ پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا نہیں تو وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیاں سے وہ ہمیشہ سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہاں نے ترک میں کچھ کہا کہ چوگون نے بھی رکوا دی، ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، تم نماز؟ جہاں نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڈ پر رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جہاں پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی تھی مگر صاف ستھری۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پرے حال میں آ گئی۔ حال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوں کی سینے نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر ایسے نظر آئی تھی، جامنی فراق والی چھوٹی بچی اور دوسرے بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی مند بڑے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی ترویج کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کے اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک کسی لڑکی کو بنا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز پر چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی اور حیا کو سنائی دے دیتی۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر باہر آ کے مسجد کے برآمدے میں تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر لیے اسٹول سرک کر پشت تک پھیل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینز اور سیاہ سویٹر جہاں سکندر کا محسوس لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ ستون سے ٹیک لگائے سے دیکھنے لگی۔ وہ سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، ہر کام برتی سے کرنے والا، جہاں سکندر نماز میں بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جگائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ اسلام کے لیے گردن موڑا تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب سلام پھیر کے اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر اس کے گرد ساتھ لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا ہوا اس کی طرف آئی تو حیا نے اس باب میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے، جہاں چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگٹس پہن رہا تھا تو حیا نے سنا ہوں تم مذہبی ہو تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا، لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی ہوئی داس کی انگلیاں تھی۔ وہ اس نے سر اٹھا کر قدرے نہ سمجھی سے حیا کو دیکھا تھا۔ میں کیا کہتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی رسی نے موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں تو سب اندھیرا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ چلتے نے کہا، خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں بیک اڈے کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی۔ شال سر سے سرک کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی اور جب اپنے بکھرے بال کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تو شاید خواہش کے باوجود جانتی تھی کہ وہ خوبصورت حیا سلمان کی آنکھیں ہیں جسے کوئی بات نہیں کہے گا، مگر وہ جو اس نے کہا وہ حیا سلمان کے لیے قطع متکلفہ علی کرامات کی ماں۔ کیا اس نے نہ سمجھی سے جہاں کو دیکھا وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا، میرے لیے خوبصورتی اعلیٰ کرامات کی ماں پر ختم ہوتی ہے۔ اعلیٰ کرامات میرے ایک اسکول فیلو تھا
ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، تب کچن میں کھڑی ٹوشی سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ اور خیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر چند لمحوں کھوئے لیے رہ جیسے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلقے میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی اور خاموش ہو جاتی تھی، کڑوا گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی محب بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تانے سے اس کی اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے والے شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہوگی ہے، بھلا سیاہ فام کہاں سے اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہاں کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کا سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سر پہ ڈلنے لگی تو وہ واپس کی تیاری کرنے لگے۔ بھوک اڈے جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جی واپسی پر پھر سے بالکونی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کے پورے ارادہ فرنی میں گھس کر، چاہے پیار سے، چاہے لڑ جھگڑ کر، مگر بیٹھنے کے لیے نشت ڈھونڈنا تھا۔ جہاں کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگی تھی۔ 5 بجے والی فرنی شام کی آخری فرنی میں سیاحوں کا ایک سارا ہجوم ٹک کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ وہ اب کی بار اگلے جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ وہ رہ گیا وہ جزیرہ پر رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہو تو فرنی نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی جاسوس روئی پر خاصا چہلا کر بولا تھا، جو اب قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی تھی۔ بندرگاہ کھچ کھچ سیاحوں سے بڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس رش میں مشکل راستے بناتے آگے بڑھ رہی تھی، جہاں آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورانٹ کی فکر ہو رہی تھی۔ پراپرٹی کی مالک نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا، جہاں اسے اب اس سارے معاملے پر قدرے پریشان و متفق لگ رہا تھا کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کے ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینی فرنی کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کھونی کو ذرا سا چھوا۔ مادام وہ ٹھٹک کر کیوں گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 13-12 سال برس کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد دونوں ہاتھوں میں بہت سی ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوری میں باندھ کر اٹھائی تھی، اور اب وہ لڑکیاں ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے لا کر دکھاتا درگد دکھانے کی کوشش کرتا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہر نہیں پڑا۔ وہ اختیار وہ لڑیاں انگلی میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کے خاموش کر بیٹھی۔ حیا وہ جہاں دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں ڈی جی فرنی کے تخت پر چڑھ چکے تھے اور اب چہلاہٹ بڑی خوف سے اسے پکار رہا تھا۔ ایک منٹ وہ شہادت اٹھا کر اس کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹی۔ جلدی ہی لڑیاں دکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کرتے ہوئے 10 لیٹس۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اتنے فقیر بچوں کو دیکھا پیچھے جہاں ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا، تم جاؤ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ اب تک وہ شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سارا علاقہ مڑے اور فرنی کے اندر راستہ جانا بڑھ گئے۔ فرنی نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے۔ وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکے نے ایک دم 7 لیئرز حتمی انداز میں لڑکے کو پیسے نکال کر سنہرے کرج کھول دیے۔ اس نے قبل کو وہ نوٹ نکال دیا۔ لڑکے نے ایک دم پرس چمٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کہ ہو۔ جب سمجھ آیا تو روکو روکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اسی پیچھے لپکی جہاں ڈی جی فرنی کے فتاب میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگ کر رہا۔ سیاح افراتفری میں فرنی کی طرف جا رہے تھے، کسی کے پاس کوئی توجہ نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے جا بازار کے ایک طرف مڑ گیا۔ اب گلی کے ان وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگ کر اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چون کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ روکو روکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا تھا، مگر وہ اتنی تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سر پیٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی تعارف کے بنگلوں میں سے ایک گیٹ کے عبور کر گیا۔ وہ ہاں اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم واق تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فرنی نکل چکی ہے، ڈی جی اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت تو سب سوچنے کا تھا، اس نے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم واقعی گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے پھر سے دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے، خاموشی چھائی، اس کے پردے اپنی پڑے تھے۔ وہ پھول ساز سے متوسط چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی۔ وہ بیل کی تلاشیں دور دیکھنے لگی۔ لکڑی کا اونچا مشک دروازہ قدیم طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے
यूं मुंह उठाकर किसी घर में कैसे घुसे, मगर वो अभी इसी घर में छुपने की नीयत से दाखिल हुआ था। इसे बहरहाल अंदर जाना था। वो एक मुतासिम करके इरादा करके इसने कंधे पर फिसली शाल दुरुस्त की और दरवाजे का सुनहरी हुई नाप घुमाया। कदीम वक्तों की कोई अमर हुई शहजादी थी जो रास्ते भटक कर इस जजीरे पर आने गई थी। वो सुल्तान के महल के सामने खड़ी थी। दरवाजा चढ़ रुकी आवाज़ के साथ खुलता चली गया। अंदर हर्ष और अंधेरा था। इसने चौखट पर कदम धरा, हिला वो दो कदम मजीद आ गया। पुकार इसकी आवाज़ गूंजी। वो दीवारों से टक्कर कर पलट गई। वो किसी लाइब्रेरी में खड़ी थी। वहाँ नीम तारीकी छाई थी। सिर्फ खुले दरवाजे से आती शाम की नगीनी रोशनी आगे जाती थी। राहदारी से नजर आ रही थी। इसका दिल अजीब सी बेचैनी व खौफ में गिरने लगा। कोई है इसके ने इस वकार आवाज़ में जरा सी आतश थी। एकदम इसके कब में ठा की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हुआ। उकली के साथ लाख लगने की आवाज़ आई। वह घबरा कर पड़ी। दरवाजे की तरफ की दौड़ नाप मुश्किल इसके हाथ में था। इसने जोर से नाप घुमाया, मगर बेसुधा दरवाज़ा बाहर से बंद किया जा चुका था। ओपन ओपन द डोर। दोनों हथेलियों से लकड़ी का दरवाज़ा पिटने लगी। साथ ही और ज़्यादा सी दबी दबी आवाज़ें चला रही थी। शहजादे के जजीरे पर खुशामदीद। किसी ने बहुत देर से इसके अकब में कहा, शहजादे के जजीरे पर खुशामदीद। किसी ने बहुत आस्ते से इसके अकब में कुरान खाकर पलटी। लाइब्रेरी तारीखी थी, अलबत्ता अंदर की समत मूर्ति राहदारी के आखिरी सिर में कोई टमटमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दे रही थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। इसने पलट कर आखिरी बार दरवाजे की नाप घुमाया। अब इस महल के से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी, इसे अंजाम तक पहुंचा नहीं था। वो आंखें सिकुड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के इस बार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लॉन्ग रूम का। अंधेरे में वो जरा सी जर्द मोमबत्ती की रोशनी में वहीं से आ रही थी। कौन? इसने चुकने अंदाज पुकारा। वो लॉन्ग रूम की चौखट पर आ खड़ी हुई थी और खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट, स्वेटर में ब्लू स्कार्फ, चेहरे के गले लिपटे, छरियों ज्यादा चेहरा वाली एक महमर खातून वो लॉन्ग रूम के दूसरे सिरे पर खड़ी थी। मोमबत्ती पकड़े स्टैंड पर रखी मोमबत्ती के जला रही थी। एक एक करके सर पड़ती मोमबत्तियां जलाने लगी। आओ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे गट्ठी मोमबत्तियां जल्दी जल्दी इन्होंने ऐसे नमी दिखा। वो अपनी जगह से हिल नहीं था। बस अपना बिना पले चुपके इस पुरतश लॉन्ग रूम के वसत में रखी मेज को देखने, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पर आ जाओगी तो मैं इस बच्चे को ना भेजती। इसे माफ़ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ। खड़ी क्यों हो? हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंट स्टैंड नजर आ रहा था। इसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियां रसीदी थी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगी है। किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी। वो बड़े सोफे के किनारे की नस पर जा टिकी। इसकी निगाह अभी तक करीबी रखी मेज पर दड़े अपनी क्लच सुनहरी क्लच पर थी। कुछ खाओगी? इसने होने से नफी बरसाए। बहुत सारे हिम्मत करके मजमू कर क्वेश्चन पर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुर्रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते इसने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था और अब इसकी जानब पश्त की आखिरी मोमबत्ती जा रही थी। अब्दुर्रहमान की नाम पर हैरानी हुई। इसने दोपहर में ही इसके घर के बाहर गेट पर लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ, तब वो पिछले चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मामले के हल के लिए? वो किसी अंदाज पर पहुंचने से कासर थी। आपको अब्दुर्रहमान बादशाह से क्या रिश्ते? वो बोली तो इसकी आवाज़ जर्द रोशनी के मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ ज़ाहिर हो रहा था। मैं अब्दुर्रहमान की माँ हूँ। इन्होंने माँ हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज पर रखी और उंगली की पोरों पर लगी मोमबत्ती तिरछी फिर पलट कर इसकी तरफ आई। अब्दुर्रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे ज़हन में गुलगुलाते रहते हैं। वो दम सादा खामोशी से इस उम्र औरत को देखने लगी जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पर एक फ़ोटो फ्रेम रखा था, इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे। एक वही मोहम्मद खातून और दूसरा इनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पर मोटी फ्रेम का चश्मा था, चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवरी रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, अगर तुम कुछ पूछना चाहती है तो पूछ लो। हया ने फोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा। वो मुस्कुराती पुरुष फकत निगाहों से ऐसे देख रही थी। वो दराज
बंद होने पर डर गई थी, मगर अब इसका डर शबा तक नहीं था। अब्दुर्रहमान पाशा, मुझे फूल क्यों मिलता है? सफ़ेद फूल वो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुरा दी। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ा होता है, शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजते हैं ताकि तुम्हें चमकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानते हैं? इसने अपनी उलझन सामने रखी जो इसको मुसलसल परेशान किए हुए थे। वो तुम्हें यही बताना चाहती थी कि इन्होंने गैर साल थी। दिसंबर में तुमने किसी चेरी एम्बरेट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में इसी वक्त इसी होटल में था। वहाँ इसने तुम्हें पहली बार देखा था। वो इसी रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम से इसकी 2-2.5 माह की बेचैनी का अख्ताम हो गया। इसे फौरन याद आई जिस रात से सुपांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। इसे इसकी 2-2.5 माह की बेचैनी का अख्ताम हुआ। इसे फौरन याद आ गया जिस रात इससे सुपांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। इसी दोपहर इसने ये चिरीलैंड लॉन्च एंड किया था, जो ज़ारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फ्रेंडशिप्स के तावन से मुतहिद किया गया था। इसमें शहर की कई बिजनेसमैन और दीगर बाला असर शख्सियात ने शिरकत की थी, और वो ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुर्रहमान पाशा ने वहीं देखा होगा, यह मुमकिन था। तुम्हें वो डोली नामी ख्वाजा सरादा याद होगा। इसे अब्दुर्रहमान ने ही तुम्हारे तक्कम में लगाया था। डोली ईस्ट के आबाई घर का पुराना खादम है, बरसों से हमारे साथ है, और वह सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक है इस मेजर का जिसको तुमने इसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटाने के लिए ही ली थी। यह अलग बात है कि इस अब्दुर्रहमान की इस बात से लाइलम था कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? इसने डेरे से नफी में सर हिलाए। कर्नल गिलानी वो थे जिसको तुम्हारे पप्पा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने केस में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सजा काटी। गो के वो बाद में रहा हो गए थे। इन्होंने कैद की सबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों जिंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है। इसने तुम्हें सिर्फ अपने ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था।